अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट एंड यूजेस ऑफ फ्री एक्सरसाइज। ये टॉपिक भी मैंने काइनेसोलॉजी की बुक से लिया है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डीना गार्डिनर। ये उस बुक का चैप्टर 5 है, जो एक्टिव मूवमेंट। और जो एक्टिव मूवमेंट है उसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्टिव मूवमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं ऊपर आपको कार्ड में शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर मैंने इसका पार्ट 2 बनाया था जिसमें मैंने फ्री एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, जिसमें टेक्निक्स, डिसएडवांटेज सब डिस्कस किया था। उसका लिंक भी ऊपर कार्ड में शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ्री एक्सरसाइज के जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि फिर ये जो लेंथी टॉपिक है तो आप लोग को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ फ्री एक्सरसाइज क्या है, इनके फ्री एक्सरसाइज के इफेक्ट्स क्या हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिपेंड करते हैं 4 चीज़ों पे। जो फ्री एक्सरसाइज के इफेक्ट हैं वो डिपेंड करते हैं 4 चीज़ों पे। नेचर ऑफ द फ्री एक्सरसाइज, इंटेंसिटी, जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, कि हमने कितनी देर तक वो एक्सरसाइज की है, और एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज, कि कितनी देर तक उस एक्सरसाइज को हमने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। 4 चीज़ों पे ये इफेक्ट जो है वो डिपेंड करते हैं। फिर हम देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से इफेक्ट जो हैं वो फ्री एक्सरसाइज से हमें मिलते हैं। पहला जो इफेक्ट है वो है रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन जो है वो कैसे, हमें जो रिलैक्सेशन का इफेक्ट है वो फ्री एक्सरसाइज से हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, हम वो देख लेते हैं। अब हाइपोटोनिक मसल्स जो होते हैं, हाइपोटोनिक मसल्स का मतलब जिन मसल में टोन ज़्यादा होगी उसको हाइपोटोनिक मसल कहेंगे। उन मसल्स में क्या होता है, हाइपोटोनिक मसल्स में क्या होता है कि रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट जो होती है वो लिमिट हो जाती है, और जो हमारे पास न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, मसल और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है हाइपोटोनिक मसल की वजह से। जब हम हाइपोटोनिक मसल की रिलैक्सेशन करवाएंगे, और रिलैक्सेशन कैसे करवाएंगे, वो कैसे करेंगे, रिदमिकल स्विंगिंग मूवमेंट्स करवाएंगे जो कि पेंडुलर होंगी करेक्टर में। ठीक है, हम स्विंगिंग और रिदमिकल मूवमेंट्स करवाएंगे जो कि पेंडुलर होंगी करेक्टर में। वो एक्सरसाइज करवाने से रिलैक्सेशन होगी, और रिलैक्सेशन किस मसल की होगी, जो कि हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, अब जो रिदमिकल स्विंगिंग मूवमेंट है वो पेशेंट खुद से कर रहा होगा, क्योंकि वो फ्री एक्सरसाइज कर रहा है, वो खुद से कर रहा होगा। अब इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में आ जाता है रेसिप्रोकल इनिबिशन या रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन। ये होता क्या है, व्हेन वन मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड इट्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इज ऑटोमेटिकली इनहिबिटेड रिलैक्स। मतलब कि जब कोई एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो दूसरा जो उसका ऑपोजिट मसल होता है एंटागोनिस्ट, वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है, उस पर जो इम्पल्सेस आ रही होती है वो इनहिबिट हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल है कि अगर मैं अपनी एल्बो की फ्लेक्शन करवा रही हूँ तो जो हमारे पास बाइसेप मसल है वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो उसका एंटागोनिस्ट है ट्राइसेप मसल वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम रेसिप्रोकल इनिबिशन जो है वो रिलैक्सेशन को कैसे करवा रही है। ठीक है, रिलैक्सेशन पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है इस पर। तो देखो, जैसे हमने कोई मसल, अब जिस जिस मसल की हमने रिलैक्सेशन करवानी है, हम उस मसल को क्या करवाएंगे, उस मसल का जो एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और जो मसल होगा वो एज ए एंटागोनिस्ट एक्ट कर रहा होगा। उस जब हम एगोनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, जो एंटागोनिस्ट है जिस मसल की हमने रिलैक्सेशन करानी है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो बुक में आपके दी हुई है, वर्क फॉर द स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स एंड शोल्डर एक्सटेंसर, एक एसिड रिलैक्सेशन ऑफ पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, अब क्या है कि जैसे स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स जो मसल्स होते हैं, जो स्कैपुलर को रिट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, तो और शोल्डर एक्सटेंसर मसल जो शोल्डर की एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो कि पहली पिक्चर में स्कैपुलर है वो रिट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो दूसरी पिक्चर उसमें शोल्डर जो है एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये जो स्कैपुलर रिट्रैक्टर मसल्स हैं और शोल्डर एक्सटेंसर मसल हैं, ये एज ए एगोनिस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो इसके एंटागोनिस्ट हैं, मतलब कि इसके जो ऑपोजिट मसल हैं, ऑपोजिट मसल कौन
कौन से होंगे, पेक्टोरल मसल, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा, जो हमारे एंटीरियर साइड पे पेक्टोरल मसल हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, उनको रिलैक्सेशन मिलेगी जब हमारे पास जो एगनिस्ट हैं स्कैपुलर मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास रिलैक्सेशन की टेक्निक थी। दूसरा जो इफेक्ट है फ्री एक्सरसाइज से जो मिलता है वो है जॉइंट मोबिलिटी। अब जॉइंट मोबिलिटी कैसे मिलेगी, द नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट इज मेंटेन। जब जो नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट होती है, कोई भी हमारे पास बंदा है उसकी हमने नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट है उसको मेंटेन करवाना है, वो नॉर्मल है लेकिन उसकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट है वो ख़राब ना हो, तो हमने उसको मेंटेन करवाना है। तो हम क्या कराएंगे, उससे कहेंगे कि वो एक्सरसाइज करे फुल रेंज में। ठीक है, एक्सरसाइज को परफॉर्म करे फुल रेंज में, क्योंकि वो कर सकता है खुद से। ठीक है, इसी तरह अगर जिस बंदे की रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है, वो नहीं कर पा रहा, बहुत ही कम है, तो हम उससे क्या कहेंगे, स्विंगिंग एक्सरसाइज करे लेकिन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ फ्री रेंज। ठीक है, जो उसकी फ्री रेंज है उस बियॉन्ड द लिमिट, उस लिमिट से भी ज़्यादा वो स्विंगिंग एक्सरसाइज करे तो उसकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो या जॉइंट मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि नॉर्मल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट हम किस रेंज में करते हैं, फुल रेंज में, मिडिल रेंज में, कौन सी रेंज में करते हैं, आपको एमसीक्यूज में आपको आ सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं थर्ड जो इफेक्ट है हमारे पास मसल पावर एंड टोन। ठीक है, अब मसल पावर और इंड्योरेंस जो है वो कैसे इंक्रीज होगी फ्री एक्सरसाइज से। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कि इंड्योरेंस होता क्या है। इंड्योरेंस का मतलब है हम कोई एक्सरसाइज जो है बार बार करवा रहे हैं, रिपीट करवा रहे हैं, और जो पेशेंट है वो विदाउट फटीक जो है वो एक्सरसाइज को कर रहा है। ठीक है, इंड्योरेंस का ये मतलब है कि बार बार रिपीटेड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सरसाइज करना विदाउट गेटिंग टायर्ड। ठीक है, अब इंड्योरेंस और मसल पावर को इंक्रीज कैसे करना है, वो इंक्रीज कैसे होगी, जब हमारे मसल में टेंशन ज़्यादा होगी तब हमारे पास मसल पावर इंड्योरेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, अब टेंशन जो मसल में है वो इंक्रीज कैसे होगी, वो तब इंक्रीज होगी जब हम व्हेन एक्सरसाइज परफॉर्म एट एनी स्पीड अदर देन नॉर्मल स्पीड। जब कोई एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मल स्पीड से हट के कोई और स्पीड जो है उस पे एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, नेचुरल स्पीड जो है हर एक्सरसाइज की एक नेचुरल स्पीड होती है। ठीक है, अब मैं नेचुरल स्पीड कर रही हूँ तो मैं जैसे वॉक कर रही हूँ, मैं अपनी नेचुरल स्पीड में वॉक कर रही हूँ तो इसमें मसल में टेंशन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं नेचुरल स्पीड से हट के स्लो स्पीड या फास्ट स्पीड में अगर कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरी मसल में टेंशन इंक्रीज होगी। ठीक है, हमने वो एक्सरसाइज करवानी है अदर देन नेचुरल स्पीड, तो हमारी टेंशन इंक्रीज होगी। और दूसरी ये कि हम ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज को जब हम इंक्रीज कर दें तो हमारे मसल में टेंशन इंक्रीज हो सकती है। लेकिन क्या है कि हाउ फ्री एक्सरसाइज कैन डेवलप पावर एंड टेंशन इन मसल। ये क्वेश्चन भी आपको थ्योरी में भी आ सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि फ्री एक्सरसाइज के जरिए हम पावर और टेंशन मसल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम दो तरह से कर सकते हैं, व्हेन द मसल वर्क फॉर एनी टाइम अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी वेट। इसका मतलब कि जब हमारे मसल्स जो हैं वो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, जो कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारी बॉडी वेट जो है वो दे अप्लाई कर रही हो। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, प्लैंक्स जब हम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो जो होती है हमारे वेट के खिलाफ वो विथ स्टैंड हो जाती है। हमारा वेट जो होता है, बॉडी वेट, वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा होता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन हम जो है वो वो हम एक पोजीशन में रहते हैं कि उस रेजिस्टेंस की, वो जो हमारा बॉडी वेट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके खिलाफ हम डटे रहते हैं, उस पोजीशन में हम रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारा मसल वर्क जो है वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करवाएगा तो हमारा जो मसल टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब व्हेन द मसल वर्क अगेंस्ट द मैकेनिकल डिसएडवांटेज एंड एडवर्स लेवर्स प्रोवाइडेड बाय द लॉन्ग एंड हैवी लिम्ब। इसका मतलब है कि जब हमारे मसल जो हैं, क्योंकि देखो फ्री एक्सरसाइज का मतलब कि पेशेंट ने वो खुद करनी है। ठीक है, अब जब जो पेशेंट है वो खुद से एक्सरसाइज करेगा तो वो क्या करवाएगा, कि मैं दूसरा पॉइंट बता रही हूँ कि वो अगर अगेंस्ट द मैकेनिकल एडवांटेज काम करेंगे उसके मसल, मतलब मैकेनिकल डिसएडवांटेज का मतलब है कि जो है फोर्स जो है वो ज़्यादा लगा रहा है पेशेंट और जो लोड है वो कम है। ठीक है, मशीन जो है वो कम फोर्स लगा रही है और जो फोर्स जो बंदा पेशेंट लगा रहा है वो ज़्यादा है। ये मैकेनिकल डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर मसल जो है पेशेंट के, अगर वो मैकेनिकल एडवांटेज के
साथ काम करें। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कि जैसे लोड हमारा लिवर है, तो लिवर हमारी बॉडी है, ठीक है। अब लिवर में हमारा बॉडी वेट जो है वो लोड है, और जो एफर्ट है वो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। अब क्या होगा कि अगर एफर्ट जो है, मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर वो उनकी फोर्स एफर्ट कम हो जाए और देन द हमारे लोड से, मतलब हमारा बॉडी वेट ज़्यादा फोर्स लगा रहा है देन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, देन द एफर्ट, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज है। अगर मसल हमारा इस तरह से काम कर रहा है कि हमारा बॉडी ज़्यादा काम करा रही है और जो है मसल्स हैं वो कम काम करा रहे हैं, तो क्या होगा, मसल जो है टेंशन में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय द लॉन्ग एंड हैवी लिम्ब का मतलब कि जितना कम शॉर्ट आर्म होता है उतना हमारे पास मूवमेंट आर्म होता है, तो उतना ही हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है। लेकिन जितना मूवमेंट आर्म ज़्यादा होता है उतना मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम लॉन्ग एंड हैवी लिम्ब इधर लिखा है कि जितना हम लॉन्ग एंड हैवी लिम्ब को यूज़ करेंगे उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा और हमारी जो मसल्स में टेंशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि मसल पावर जो होती है वो मेंटेन होती है बाय द मिनिमम ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज़। जो हमारी एवरीडे एक्टिविटीज़ हैं वो हम मिडल रेंज में कर रहे होते हैं, ठीक है। ये MCQs में आ सकता है कि एवरीडे एक्टिविटीज़ हम किस रेंज में करते हैं, ठीक है। मिडिल रेंज और ये सारी रेंज, जो रेंज ऑफ मसल वर्क है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक ऊपर आपको शो होगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने रेंजेस का बताया था कि मिडिल रेंज, इनर रेंज, आउटर रेंज, फुल रेंज होती है। तो जो एवरीडे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो मिडिल रेंज में हो रही होती हैं, और मिडिल रेंज में हम मसल पावर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि फिक्सेशन ऑफ जॉइंट। फिक्सेशन ऑफ जॉइंट का मतलब जॉइंट जो है वो मोबिलाइज नहीं कर रहा, जॉइंट के मूवमेंट नहीं हो रही, उसको हमने फिक्सेट किया हुआ है। तो उसमें हम पावर को कैसे मेंटेन करेंगे, बाय द रिपीटिव स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि हम कोई भी पेशेंट से कहेंगे कि वो लोड को, वेट को लिफ्ट करे और उसको होल्ड रखे, ठीक है। तो ये स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन है, और उसको हम कहेंगे वो रिपीटेड करे तो उसकी पावर जो है वो मेंटेन हो जाएगी। इससे जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी जो इस टॉपिक में कोई भी आपको सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।